Yes, 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 yes. Okay, wonderful, wonderful. Good afternoon, sir. Good afternoon. Chalo. First of all, good afternoon, sir. Good afternoon. Thank you for inviting me in this live session. एंड थैंक यू सो मच आपको आपने हमारी लाइव सेशन ज्वाइन किया एक सिंगल इनविटेशन पे आपने लाइव सेशन ज्वाइन Thank किया you. उसके लिए थैंक यू सो मच सर। It's my pleasure, sir. कैसे ये हो सर आप? मैं एकदम बढ़िया सर। आप बताएं कैसे चल रहा है, सर? मैं भी सब बढ़िया हूँ, बस आपका आशीर्वाद है सर। जी जी। और तो सर से हैं, सर से मिलते हैं। सर यूपीएससी के मेंटोर हैं जी और सर एग्जामिनेशन की बात ही नहीं कर सकते, इनकी क्वालिफिकेशन के बारे में बात ही नहीं कर सकते, बहुत सारी चीजें अचीव कर रखी है। थैंक तो सबसे पहले सर से मेरा बेसिक क्वेश्चन है, सर अपने जर्नी के बारे में बेसिक बात बता दीजिए। जी। मैं आपको अपनी जर्नी के बारे में बताता हूँ सर। मैंने सेल्फ स्कूलिंग सब कुछ मेरा दिल्ली बेस्ड है, बिकॉज मैं दिल्ली आई। तो स्कूलिंग मैंने दिल्ली से ही करी है, ऑक्सफोर्ड स्कूल से। जी। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन करी जामिया मिलिया इस्लामिया से, मैंने बीकॉम ऑनर्स किया। फिर मैं ओके। मेरे को वहीं पे एक चस्का होता है कि यूपीएससी देना है। तो वहीं हम्म से मैंने जर्नी स्टार्ट करी। मैंने 2015 में कोई गाइडेंस नहीं ली, कुछ नहीं था। तो मैंने एक सबने बोला कि एक बहुत फेमस इंस्टीट्यूट है, नाम नहीं लेना चाहूंगा, तो हम्म वहां जाके ज्वाइन हम्म कर। हम्म वहां जाके ज्वाइन किया तो मतलब ग्रेजुएशन के बाद ही जस्ट मैंने ज्वाइन कर लिया। तो कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि कुछ बेस प्रिपेयर नहीं था। बस सब हम्म था कि जाना है, पढ़ना है और एग्जाम हो जाएगा। तो बड़ी चीज हम्म है नहीं, क्योंकि यूपीएससी का अगर आप दिल्ली वाले से पूछो तो दिल्ली वालों को पता ही नहीं। हम्म मतलब ये बहुत बड़ी आयरनी आप देखेंगे कि दिल्ली हम्म में यूपीएससी की प्रिपरेशन का हब है। दो हम्म हब है, मुखर्जी नगर और ओआरएन। लेकिन दिल्ली राजीनगर। वाले लोकल जो दिल्ली वाले हैं, वो इंटरेस्टेड नहीं है इस एग्जाम में। लोग बाहर से राइट आते सर। हैं, पढ़ते हैं और निकल जाते हैं। क्योंकि यहाँ एग्री। पे हमने अब मैं अपनी जिंदगी बताता हूँ। मेरे को 32 साल की उम्र हो गई है। मैंने हम्म आज तक डीएसपी और एसडीएम नहीं देखे, जो बाकी स्टेट्स में देखने को मिलते हैं, यहाँ नहीं मिलते। तो वो दिल्ली में नहीं एक्सपोजर है। नहीं है। हम लोगों का हम्म ज्यादा एक्सपोजर रहता है बिजनेस में या कॉर्पोरेट में, क्योंकि हम्म नोएडा गुड़गांव है, तो वहीं का एक एक्सपोजर है यहाँ पे। जी। तो अब फिर मेरे को पता लगा कि चलो यहाँ पे यूपीएससी की तैयारी होती है। पहले किसी टीचर के पास गया, उन्होंने वहाँ का रिकमेंड कर दिया, तो वहाँ चले गए। हम्म वहां से प्रिपरेशन चालू करी, 5-6 महीने पढ़ाई करी, तो कुछ समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ऐसे लगा कि चलो जो पढ़ा रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, ये बुक्स हैं, ये करंट अफेयर है, ये पढ़ना है और हो जाएगा एग्जाम क्लियर। राइट लेकिन सर। वहाँ पे एक मतलब हमारे क्लासमेट है, मतलब थे हम्म उस टाइम पे बैचमेट। हम्म हम्म तो वहाँ पे लाइंस लगती थी। मतलब आपने कभी देखा होगा कि स्टार्टिंग बैच शुरुआत होता है तो लाइंस लगाए बच्चे लाइन लगाते करते थे ऊपर जाने के लिए, सबसे आगे कौन बैठेगा, हम्म पीछे कौन बैठेगा। अब मेरी शुरू हम्म से आदत रहती थी कि आगे बैठ के समझ आएगा, नहीं तो बीच में तो सारे दिखते रहेंगे। किसी हम्म जगह से सर टकराएंगे तो बेस्ट है आगे बैठो, कम से कम सुनोगे तो सही क्या हो रहा है क्लास में। राइट नहीं भी सर। समझ आएगा तो बैठना तो है ही ना जाके, क्योंकि हम्म वैसे खर्चे सीधी सी बात है। तो हम्म वहां गए और देखा कि अच्छा ये माहौल है। तो समझ आया कि सर उन्होंने हमारे को गाइडेंस दी कि उन्होंने मेरे से लाइन में हम खड़े थे एक दिन बीच में, दोस्ती यारी हुई हम्म उनसे, बातचीत हुई। तो उन्होंने बताया कि यार तुमने ये सब पढ़ लिया। मैंने कहा हाँ सर, ये क्लास में हुआ था एक हफ्ते पहले, हम्म तो ये कर लिया, याद कर लिया। तो कह रहे क्वेश्चन हम्म सॉल्व करके दिखाओ पीवाईक्यू। तो क्वेश्चन हम्म सॉल्व नहीं हुआ। हम्म तो मैं बड़ा शॉक था कि ये पूरा टॉपिक पढ़ लिया है और क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो हम्म रहा, तो ऐसे राइट। कैसे। और ये तो अभी एक हफ्ते की बात है, और जो पीछे 6 महीने पढ़ा वो तो कुछ याद ही नहीं होगा। उसने भी मुझे हम्म बोला कि ऐसे 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 तैयारी नहीं होती है। हम्म मैंने बोला सर कैसे तैयारी होती है। एक्चुअली वो थोड़े सीनियर थे, क्योंकि उन्होंने पहले भी मेंस दे रखा था। तो उनके हम्म घर वालों ने उनको वापस दोबारा भेज दिया कोचिंग कराने के लिए, क्योंकि उनको लगता था कि ये खुद से नहीं पढ़ पाएगा, इसको कोचिंग दोबारा हम्म कराओ तो फिर ये शायद कर ले। और सर जी। उनको हम बुलेट वाले सर कहते थे, क्योंकि वो रॉयल एनफील्ड पे आते थे, अपनी कान में उन्होंने अपनी ही रिकॉर्डिंग सुनते हुए आते थे। जो हम्म जो जैसे चैप्टर पढ़ रहे थे तो रिकॉर्डिंग कर लेते थे अपनी, और हम्म सुनते हुए आते थे, वहीं खड़े होकर सुनते रहते थे। हमें लगता था म्यूजिक सुन रहे हैं, लेकिन वो हम्म एनसीईआरटी के चैप्टर रिवाइज कर रहे होते थे। तो बहुत राइट। बढ़िया उनकी टेक्निक्स थी। तो फिर उन्होंने मुझे बताया कि बेटा पहले ना एक महीने ये एनसीईआरटी पढ़, उसके हम्म बाद मेरे पास आई हो, चाहे तो हम्म कोचिंग बता। मैंने कहा हम्म सर कोचिंग तो आना पड़ेगा, नहीं तो घर वाले बहुत डांटेंगे और कहेंगे यार तुम सीरियस नहीं हो, तुमने पैसे खर्चे हैं, यूपीएससी की तैयारी हम्म है, ये हम्म वो, कुछ और कर लो करियर में, इंडिया से बाहर चले जाओ, क्या जरूरत है फिर यहाँ रहने की, इधर कुछ नहीं। हम्म हम्म मैंने कहा ठीक है चलो। मैंने एक महीना अच्छे से एनसीईआरटी पढ़ी। एक महीने बाद सर ने कुछ एक ऐसी 3-4 क्वेश्चन पूछे, बोलो ये आते हैं। मैंने बहुत फटाक से आंसर दिया कि सर ये हम्म कह रहे भाई प्रीलिम्स हो जाएगा, अगर तूने हम्म एक महीने में एनसीईआरटी की मास्टरी कर ली प्रीलिम्स हो जाएगा। मैंने हम्म सर अभी तो एनसीईआरटी पढ़ी है, ये स्टैंडर्ड बुक्स हैं, सब कुछ है, और पेपर उस टाइम अगस्त में हुआ करता था पेपर। हम्म तो अगस्त में पेपर है सर, कैसे होगा। और उस टाइम चल रहे थे आई थिंक नवंबर के आसपास चल रहा था। हम्म मैं सर ऑप्शनल बचा हुआ है, पहली बार तैयारी कर रहा हूँ, कैसे होगा। कह रहे हो हम्म जाएगा, बस जैसे से बता रहा हूँ वैसे करते रहना। तो ओके। उनसे सीखा कि पढ़ाई कैसे करनी है। हम्म उस साल उनका जो है मेंस था, मतलब हम्म प्रीलिम्स ऑलरेडी क्रैक कर चुके थे, मेंस दे रहे थे वो। तब भी हम्म हमारे साथ कोचिंग में आके थोड़ा बहुत हमारे को गाइडेंस दे दिया करते थे। तो हम्म वो आईआरएस इनकम टैक्स बन गए। तो उनसे बस करेक्ट रहा फोन पे, वैसे फिजिकली फिर मिलना नहीं हो पाया, क्योंकि वो ट्रेनिंग में दिल्ली आए, फिर वो कहाँ चले गए हम्म ट्रेनिंग अकेडमी में, महाराष्ट्र चले गए, फिर अपना वो जी। अलग कैडर मिल गया उनको अलग ही। तो उनसे हम्म बस फोन पे कनेक्ट करा, तो उन्होंने बताया कि ऐसा है कि भाई ये पढ़ते रहो, हो हम्म जाएगा, मेंस की आंसर राइटिंग ऐसे करनी है, ठीक है।
तो फर्स्ट अटेम्प्ट आया और प्रीलिम्स हो गया। हो गया, राइट। समझ आया कि मतलब हमारे बैच में जो हमारे जो पर्टिकुलर क्लास थी उसमें मुश्किल से 6 से 7 लोगों का प्रीलिम्स हुआ था। 400 बच्चों की क्लास में 6-7 बच्चों का प्रीलिम्स हुआ था। तो वो भी उन्हीं का हुआ जो उन सर से थोड़ा कनेक्टेड थे, क्योंकि कोचिंग में वो कुछ चीज पढ़ाई नहीं जा रही थी, कुछ राइट भी सर। चल रहा था। तो वहां से प्रीलिम्स हुआ तो समझ आया कि ये टेक्निक है। फिर मेंस की उनसे गाइडेंस ली जितनी ले सकते थे। थोड़ा ऑप्शनल कमजोर रहेगा तो मेंस नहीं हो पाया। चलो, क्योंकि फर्स्ट टाइम था, कुछ समझ नहीं था कि आंसर कैसे लिखना है, बट स्टिल काफी क्लोज आ गए। आई थिंक 3 या 4 मार्क्स से मेंस रहा होगा, ऐसा था। तो फिर से अगले साल बैठे, फिर हुआ, लेकिन फिर मेंस रह गया। फिर अगली बार सोचा कि चलो नहीं यार, अब थोड़ा 2 बार हो गया है तो 2-3 साल हो गए हैं, कुछ थोड़ा सा एक और एग्जाम देखते हैं। तो साथ में सीएपीएफ का एक चस्का था, क्योंकि हमारे घर में कुछ रिलेटिव है, वो सीएपीएफ में ऑलरेडी सिलेक्टेड है, भर्ती है, काफी सीनियर पोस्ट में अब तो वो। उनको था कि नहीं यार इसमें जाना है, और एग्जाम भी आसान है, 1 डे एग्जाम है, सेम प्रिपरेशन है, चलो ठीक है। उसी दौरान साथ साथ मैंने भी एक स्टूडेंट को पढ़ाना शुरू कर दिया। तो मेरा एग्जाम निकल गया, उसका भी एग्जाम निकल गया। उसका इनफैक्ट थोड़ी छोटी सी मैं कहानी बताना चाहूंगा सबको। उसका वो इंटरेस्टेड नहीं था कि मुझे सीएपीएफ में जाना है, उसको था कि मुझे यूपीएससी ही करना है, कुछ भी हो जाए मुझे यूपीएससी करना है। तो उसने फॉर्म तक नहीं भरा, मैंने उसे जबरदस्ती खुद उसका लास्ट डे पे खुद अपने टैबलेट पे बैठ के फॉर्म भरा कि भाई ये फॉर्म भरना है, वो भी मेट्रो स्टेशन पे, मेट्रो का वाईफाई लेके तुझे फॉर्म भरना है और इसमें तूने आगे बढ़ना है। ठीक है, हमने तैयारी शुरू करी, और अब जो फर्स्ट स्टेज होती है एग्जाम की वो निकल गई, फिजिकल निकल गई, इंटरव्यू में हम दोनों साथ गए, और मैंने उसको सब चीज पढ़ाई, फॉर्म भी भरा, सब चीज है। एट द एंड मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, उसका सिलेक्शन हो गया, 1 नंबर से मेरा सिलेक्शन रह गया। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, किस्मत है, शायद कुछ और किसी और चीज के लिए बनी है, उसकी किसी और चीज के लिए। राइट। तो उसके बाद फिर वो अपनी लाइफ में चला गया, क्योंकि उसके बाद उसका यूपीएससी नहीं निकला। वो मेरे को आज भी थैंक यू करता है कि भाई तेरी वजह से मेरा फॉर्म भरा गया, और मैं मेरे पास एक नौकरी है, मैं असिस्टेंट कमांडेंट हूँ, सीआरपीएफ में हूँ, अच्छी खासी पोस्ट पे हूँ, A ग्रेड सर्विस है। तो मेरे को समझ आया कि शायद हो सकता है मेरी कोई और किस्मत हो, कुछ और हो। सही सही बात। फिर मैंने यूपीपीसीएस दिया, वहां पे थोड़ी बहुत सफलता मिली, फिर वही बैक स्टेप लेना पड़ा। फिर 2020 में मेरा एक स्टूडेंट समझ लो, या अभी वो डीएसपी हैं जेएनके में, मेरे फ्रेंड भी हैं। तो वो कहते हैं कि यार सर आपको इन्फॉर्मेशन नॉलेज बहुत है, तो एक काम करो, आप थोड़ा सा मेंटरशिप वगैरह शुरू कर दो, बच्चों को गाइड कर दो। राइट सर। हाँ बच्चों को गाइड कर दो, जो आपको पता ही है। तो आपका नहीं हो रहा कोई बात नहीं, आप गाइडेंस, थोड़ा एज भी हो रही है, 28-29 साल की हो रहे हो, तो शुरू करो। तो मैंने कहा चलो ठीक है सर, मेरे को जितना लिमिटेड पता मैं उतना ही सच्चाई से बता दूंगा भाई। अब कोई इंटरव्यू का पूछेगा तो मैं साफ मना कर दूं, क्योंकि इंटरव्यू में मेरी एक्सपर्टीज नहीं है। तो कह रहा है जितना जो जो एक्सपर्ट एरिया है उसमें आप बताओ। फिर मैंने एक्सप्लोर करना शुरू किया, मैंने एक छोटा सा टेलीग्राम पे ग्रुप था, तो वो ज्वाइन किया, लेकिन वहां पे कुछ स्ट्रक्चर फॉर्मेट नहीं था। तो बच्चे आ रहे हैं, जा रहे हैं, कोई भी कुछ पढ़ रहा है, कुछ समझ रहा है, कोई भी मतलब कुछ भी कैसे भी हो रहा है, कुछ ऑर्गेनाइज नहीं है। और उनका उनका एक ही रोल था, मुझे उन्होंने एक ही कहा था, सर ऐसा है, आपको हम 100 बच्चे दे देंगे, पर बच्चा इतने पैसे मिल जाएंगे, इतने आपके इतने हमारे, और बाकी रिजल्ट देख लेना। मैंने कहा रिजल्ट क्या देखूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। कोई बच्चा 10 दिन बाद ज्वाइन करता है, कोई पहले ज्वाइन करता है, कोर्स एक ही है, या तो कुछ अलग अलग 1-to-1 हो, तुम बैच चला रहे हो, कुछ चला रहे हो, कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ ऑर्गेनाइज नहीं। कहना सर हमारा पर्पस एक ही है, पैसा कमाना। मैंने कहा सर ये रहे आपके पैसे, और मुझे छोड़ो, मैं अपना कुछ चालू मुझे छोड़ो, सही बात है सर। हाँ ये सर मुझे समझ नहीं आ रहा, ना मैं कुछ कर पा रहा हूँ, और मैं कुछ मतलब ना समझ पा रहा हूँ, ना कुछ कर पा रहा हूँ आपके लिए, ना रिजल्ट आएंगे। आप पर बच्चा 20-20 हजार रुपए ले रहे हो, मेरे को 12 हजार रुपए दे रहे हो, मेरे पास 100 बच्चे हैं, तो मैं पैसे लेके करूंगा क्या। तो फिर मैंने उनको छोड़ के फिर अपना चालू किया इंस्टाग्राम के थ्रू ही। तो 5 साल से हो गया मेरे को, 5000 प्लस स्टूडेंट्स को मैं मेंटर कर चुका हूँ। अब बहुत सारे रैंकर्स निकाल चुका हूँ, यूपीएससी में, पीसीएस में, यूपीपीसीएस में, असम पीसीएस में, तेलंगाना में, तमिलनाडु में, प्रीलिम्स मेंस काफी बच्चों के क्रैक हुए, रिजल्ट्स ऑलरेडी बायो में लिखे हुए हैं। अभी जो है अब 5 साल हो गए हैं, तो लग रहा है कि नहीं मेरा एक्सपीरियंस अच्छा है, तो कुछ स्टार्ट करना चाहिए। अभी एप्लीकेशन लॉन्च कर रहा हूँ, वेबसाइट लॉन्च कर रहा हूँ, धीरे धीरे वो सब इस पे काम चल रहा है, अभी सब अंडर डेवलपमेंट स्टेज पे है। लिंक्स उनके बायो में है, वहां से लोग डाउनलोड कर सकते हैं। धीरे धीरे वहाँ पे एनसीईआरटी कोर्सेज, प्रीलिम्स कोर्सेज, मेंस कोर्सेज, और टेस्ट डीकोडर्स आएंगे वहाँ पे, कि क्वेश्चंस अगर मान लो आप पढ़ के भी जा रहे हो, आपको नहीं समझ आता, क्वेश्चंस सॉल्व करने, वो ट्रिक्स एंड टिप्स कुछ पीडीएफ मिलेगी वहाँ पे। तो वो बहुत सारी चीजें आने वाली, तो इसको फॉर्मुलाइज कर रहा हूँ। मतलब मेरा पर्पस ये है कि आपकी जो 6 साल की जर्नी को मैं एक तो पहले 1 साल का करना चाहता हूँ। जो मेरा लेक्चर के फॉर्मेट है वो भी अलग है, मतलब आईबीसी फॉर्मेट में पढ़ाऊंगा, जो मेंस की चीजें होती हैं, कॉन्सेप्ट फैक्ट शीट होगी, आंसर लिखना आपको वहीं आ जाएगा, मेंस की तैयारी वहीं हो जाएगी, प्रीलिम्स की वहीं हो जाएगी, फिर टेस्ट होगा, पीवाईक्यूज पे हम फोकस करेंगे, आंसर राइटिंग कैसे करेंगे, ताकि आप लिखे और समझे कि कैसे लिखा जाता है, तो उस पर फोकस करेंगे।
मतलब मेरा पर्पस ये है कि 6 साल की जर्नी को 6 महीने में कंप्लीट करूँ, हम्म। चले बस 6-7 महीने से, और साथ साथ अपना प्लान बी प्लान सी पे काम कर दे, ताकि आप 2 से 3 साल के अंदर कहीं ना 3 साल, कहीं सेट हो जाए। राइट। मोस्टली ओके सर, ऑल द बेस्ट आपकी इस जर्नी के लिए, हम भी आपके साथ में हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हो। हाँ जी। अब सर जर्नी यूपीएससी पे आते हैं कि सबसे पहले जी क्या यूपीएससी बिना कोचिंग के पॉसिबल है? बिल्कुल सर, मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने 2015 के अंदर मैंने वाजीराम में 1,75,000 दिए थे, हम्म। और मतलब मेरे को उसका सिर्फ एक बेनिफिट रहा कि वो मेरे को वो एक बंदा मिल गया हम्म। जिसने मुझे गाइड कर दिया। तो समझ लो मैंने 1,75,000 एक बंदे के लिए दिए थे, तो बिना कोचिंग के पॉसिबल है, क्योंकि मैंने पढ़ाई खुद ही करी थी। तो आपका और कहने का फिर मतलब है कोचिंग का कोई नेसेसिटी नहीं, अगर आप कोई ढंग नहीं से तैयारी करते हो तो आपका सिलेक्शन हो आजकल सकता है, अगर आपके सर, पास में राइट डायरेक्शन हो तो। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि सर ऐसा है ना कि अब मार्केट में इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा है, रिसोर्सेज हम्म। सब कुछ अवेलेबल है, आप यूट्यूब खोलो, इंस्टाग्राम खोलो, टेलीग्राम खोलो, सब कुछ मिल जाएगा। हम्म। लेकिन एक इंसान जो आपको क्रैक करवा सकता है वो आपको ढूंढना पड़ेगा, कि हाँ यार ये एक इंसान चाहिए जो मुझे राइट। आगे गाइड कर सकता है, लीड कर सकता है, मुझे आगे भेज सकता है। जी सर। अदरवाइज मतलब इम्पॉसिबल है कि एग्जाम हम्म। क्रैक करना। एक इंसान आपको चाहिए। अब मैं ये नहीं कह हम्म। रहा कि वो सब कुछ पढ़ा देगा, वो पढ़ाएगा नहीं आपको, वो आपको हम्म। गाइड करेगा कि ऐसे ऐसे हम्म। पढ़ना है, क्योंकि इसके अंदर एग्जाम्स में देखो कोई टेक्निकल सब्जेक्ट नहीं है। अगर हम्म। आपको ऑप्शनल अनलेस एंड टेक्निकल हो, मैथमेटिकल ऑप्शनल हो या कोई साइंस बैक, हम्म। आप जीएस देखो, प्रीलिम्स देखो, मेंस देखो, सब कुछ जेनरिक है। पेपर का नाम ही पढ़ना तो प्रीलिम्स खुद मेंस को है। ही है ना, बिल्कुल, यस, पढ़ना तो खुद को ही है आप। कॉन्सेप्ट नहीं समझ आ रहे वो भी समझा देगा वो एक इंसान। हाँ, ये तो यूट्यूब जाओ, टाइप करो, आज टाइप करो, चैट समझ जीपीटी लो। है, चैट राइट। जीपीटी सब कुछ करो, लेकिन एक इंसान आपको चाहिए। मतलब चैट हम्म। जीपीटी आ गया लेकिन वो रिप्लेस नहीं कर सकता उस इंसान राइट राइट सर, एग्री। को। ठीक है सर, सेकंड एक मोस्ट क्वेश्चन है, क्या मतलब सबसे ज्यादा आपको क्या लगता है कि जो स्टूडेंट पढ़ रहा है, जो भी यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, जी, उसके सामने सबसे बड़ी समस्या क्या है? चाहे वो हिंदी मीडियम का हो चाहे इंग्लिश मीडियम का, सबसे बड़ी सबसे समस्या बड़ी क्या फेस समस्या करता है? मिस गाइडेंस। हम्म। क्योंकि आजकल इंफॉर्मेशन लोड इतना ज्यादा हो गया है, जैसे हम्म। मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे पास अभी कुछ स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ते हैं हम्म। मेरे से, हम्म। मतलब मेरी मेंटरशिप गाइडेंस में पढ़ रहे हैं। हम्म। तो हम्म। हर से 4 से 5 दिन के बाद कोई ना कोई स्टूडेंट मेरे पास आता है, सर वो तो ये कर रहा है, मैं ये कर रहा हूँ, मेरा होगा नहीं होगा, हम्म। इस चैनल पे ये बता रही है, ये टॉपर ये बता रहा है, वो हम्म। भैया वो बता रहे हैं, मेरे घर वाले ये बता रहे हैं, मैं क्या करूँ? तो हम्म। कंफ्यूजन, हम्म। इंफॉर्मेशन ओवरलोड। हम्म। किताब जैसे होता है ना कि लोग बुक कलेक्टर बन गए, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनने के लिए। हाँ, पीडीएफ बुक कलेक्टर बन गए, मैं हमेशा बुस बोलता हूँ पीडीएफ कलेक्टर मत बनो। पीडीएफ कलेक्टर, बुक कलेक्टर, हमारे मैंने तो कोड भी डाला, डोंट बी अ बीसी, बी अ डीसी। तो बीसी राइट। डीसी लोग अलग ले जाते हैं, हम्म। लेकिन आप तर्क समझिएगा कि बुक कलेक्टर्स ना बने। बुक मतलब कलेक्टर मैंने नहीं भी बनो। बुक्स अपने टाइम पे कलेक्ट करी, लेकिन पढ़ी हम्म। नहीं। देखा कि अच्छा ये चीज अच्छी लग रही है, उसमें से फाड़ लिया, निकाल दिया, हम्म। अब नहीं सर पसंद आ रही। इस पे ना एक आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, मेरे को ना याद आता है, मैं ना टेलीग्राम वगैरह पे एक्टिव हूँ, इंस्टाग्राम पे भी हूँ। जी मेरे पास इतना है सर पीडीएफ, सर पीडीएफ, मतलब हर तीसरा बंदा पीडीएफ मांगे जा रहा है। मैं सोच, मेरे पास है ना 10,000 पीडीएफ मैंने इकट्ठा की थी। फिर मैं ओ बोलता माय गॉड, क्या करोगे क्या इस पीडीएफ का, भाई साहब करोगे क्या इस सही पीडीएफ बात, का? हैंड बिल्कुल राइटिंग सुंदर है सर, हमें भेज दो, करेगा क्या भाई? शॉर्ट ट्रिक बिल्कुल। हमें बता दो। सर बताओ कि एनसीईआरटी का वो छोटे दो दो पेज के एनसीईआरटी के नोट्स बता दो। सर बता दो कोई 10 दिन में कैसे करूं, क्या ये कोई पॉसिबल फायदा है? नहीं, कोई फायदा नहीं इस चीज का। आपके पास ऑथेंटिक रिसोर्सेज हैं, हम्म। एक बेसिक एनसीईआरटीज होती हैं चार, मतलब मुश्किल से, मैंने कल मैं बैठ के एक सर के साथ एनसीईआरटी के बारे में डिस्कशन कर रहा था। हम्म। रात को वो 11 बजे आए थे, तो हम्म। उनके साथ मैं कुछ लॉन्च कर रहा हूँ एनसीईआरटी का। हम्म। तो वो 10-12 एनसीईआरटीज है, उनको हम कवर करेंगे। तो वो हम्म। एनसीईआरटीज अगर आप पढ़ भी रहे हैं, वो हम्म। बेसिक लेक्चर्स देख रहे हैं, जैसे होता है कि इकोनॉमिक्स के एनसीईआरटी कुछ लोग कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, कुछ आर्ट्स हम्म। बैकग्राउंड से हैं या साइंस हम्म। बैकग्राउंड से, एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट नहीं समझ रहे, तो हम्म। बेसिक वीडियो देख लो कि हाँ यार ये चीज है, चलो मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, खत्म। लेकिन हम्म। पढ़ना तो एट द एंड खुद ही पड़ेगा। उसके राइट। बाद एक स्टैंडर्ड बुक है और प्रीवैक यूज है। हम्म। लोग दुनिया भर जान के टेस्ट लगाते हैं, लेकिन कोई भी टेस्ट, मतलब मेरे को नहीं लगा आज तक मुझे मिला जो हम्म। यूपीएससी के स्टैंडर्ड को बीट कर रहा है। नहीं कर या पा, तो वो पॉसिबल एकदम नहीं। बेकार है, या तो वो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि जो यूपीएससी के स्टैंडर्ड पूछ नहीं रहा है। तो उसका आप एक टेस्ट यूपीएससी का पहले प्रीवैक यूज 20 साल का लगाओ, उनको हम्म। समझो, लैंग्वेज हम्म। पढ़ो, हम्म। क्या है क्या नहीं, तो उससे आप आराम से क्रैक कर सकते हैं, बजाय कि पीडीएफ करने की, ये करने के। आप सोर्सेज सब कुछ अवेलेबल है, आप पढ़ो, लेकिन गाइडेंस हम्म। के साथ पढ़ना पड़ेगा कि बिल्कुल। पढ़ना उसको कैसे। जैसे लक्ष्मीकांत है, पता है कि किताब पढ़नी है, हम्म। लेकिन पढ़ना हम्म। कैसे है, वो करना कैसे है, वो नहीं पता। राइट। टारगेट क्या रहेगा, इतने हम्म। चैप्टर के बाद आंसर राइटिंग करनी है, हम्म। इतने चैप्टर के साथ क्यू करने हैं, उसके नोट्स कैसे बनाने हैं, तो हम्म। वो चीज सीखनी जरूरी है, वो बहुत मैटर करता है। अगेन सर, 1 मिनट में बताना आपको, मतलब 1 मिनट आपके पास समय हो, और जी, आपको बच्चे ने पूछा है कि मुझे 1 मिनट में यूपीएससी के लिए बता दो कि कौन सी बुक पढ़नी है, कौन सी बुक, 1 मिनट में आप क्या बता सकते हो, जाए 1 मिनट में को बताना तो। अगर आप स्टैंडर्ड सोर्सेज जाएं, लक्ष्मीकांत पॉलिटी की, अगर हम स्टैंडर्ड सोर्स पे आते हैं, एनसीईआरटी को हम पीछे छोड़ देते हैं, तो ठीक है। एनवायरमेंट की शंकर आईएएस आती है, हम्म। साइंस एंड टेक्नोलॉजी किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का कंपाइलेशन ले लीजिए, ठीक हिस्ट्री है। की बिपिन चंद्रा हो गई, मॉडर्न हम्म। इंडिया की, एंशियंट की आपकी आर्ट एंड कल्चर वगैरह की नितिन सिंघानिया आती है, हम्म। बाकी एनसीईआरटीज आती है, मेडिवल की एनसीईआरटी आती है, हम्म। तो ज्योग्राफी की 4 एनसीईआरटीज हैं,
हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट कर ले। इकोनॉमिक्स की कोई सी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट की, ऐसे विभाग सर हो गए या आपके श्रीराम हो गए, मतलब कोई सी भी एक अच्छे इंस्टीट्यूट की, रिनाउंड इंस्टीट्यूट की उठा लो। मृणाल सर की लोग फॉलो करते हैं, लेकिन मृणाल सर का बुकलेट बहुत हैवी है, 1100-1200 पेज का है। वो तो ऑप्शनल का भी नहीं होता। मेरे ऑप्शनल के नोट्स मतलब जो उस कोचिंग से मिले थे 800 पेज के थे, तो मैं हैरान रह गया था कि 1100 पेज का मॉड्यूल सिर्फ और सिर्फ जीएस के लिए बेकार। एनसीईआरटी पढ़ो, कॉन्सेप्ट करो, एक स्टैंडर्ड बुक पढ़ लो, कोई सी भी पढ़ लो, बस। आई थिंक ये 5-6 सब्जेक्ट्स की किताबें इनफ है पढ़ना। बाकी तो जो आपके मेंस के सब्जेक्ट्स हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, इंटरनेशनल रिलेशन, गवर्नेंस हो गया, सोसाइटी, एथिक्स, इनकी एक आधी किताब आती है, वो बेसिक पढ़ लो, या किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का मटेरियल उठा के पढ़ लो। लेकिन पढ़ने का तरीका और उससे उसको नोट्स निकालने का तरीका, उससे आंसर लिखने का तरीका मैटर करता है बहुत ज्यादा। सर मैं है ना हमेशा एक बात बोलता हूँ, मैं भी स्टूडेंट को गाइड वगैरह करता हूँ, तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि वर्ल्ड का अगर कोई टफेस्ट एग्जाम है यूपीएससी है, वर्ल्ड का इजीएस्ट एग्जाम है यूपीएससी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पहले से अगर आपको पता है कि कहाँ से क्वेश्चन आने वाले, पैटर्न फिक्स है ऑलमोस्ट, मतलब हिस्ट्री से इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अगर ढंग से आपने एनालिसिस किया, ढंग से किसी मेंटोर का हेल्प ली है, तो आपको पता है क्या पढ़ना है। अगर वो चीज आपको पता, तो यूपीएससी बहुत ईजी है। और कोई ऐसा एग्जाम बता दो जहां पे सब कुछ फिक्स है, कुछ भी फिक्स नहीं है, कुछ भी रैंडम आ रहा है, ना तो पैटर्न फिक्स है, ना ईयर फिक्स है, कुछ भी पूछे जा रहे हैं, यहाँ पे सब कुछ फिक्स है, फिर भी नहीं कर पा रहे बिकॉज लैक ऑफ मेंटरशिप, और भटक रहे हो, इधर उधर जा रहे हो, कोचिंग वाले ऐड डाल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। इस एग्जाम में अगर आप देख लीजिए, सिलेबस लास्ट टाइम कब चेंज हुआ था? 2011 में। सर कितने साल हो गए? 15 साल होने जा रहे हैं। सिलेबस वही है, क्वेश्चंस का सिलेबस वही है, पढ़ने की चीजें वही है, नेचर वही है, एग्जाम्स के पैटर्न बदल रहे हैं ऑब्वियसली, क्योंकि करंट सिनेरियोस चेंज हो रहे हैं। लेकिन अगर आप उस नब्ज को पकड़ लोगे तो एग्जाम कर लोगे। राइट सर, सिर्फ एक एक किताब पढ़ के एग्जाम निकालें, मतलब कुछ गिनी चुनी किताबें पढ़ के एक एक किताब बिल्कुल तो आप भी कर सकते हैं। बस ये है कि आपको सही डायरेक्शन में पढ़ना पड़ेगा। एनसीईआरटी का क्या वेटेज रहेगा आपके अकॉर्डिंग? एनसीईआरटी कितनी जरूरी है? कौन सी एनसीईआरटी? हमारे यूपीएससी में एक मिनट सर, एक मिनट सॉरी, मतलब सारा ही भरम तोड़ना मेरे को एनसीईआरटी। पहले एनसीईआरटी एक ओल्ड होती है, एक न्यू होती है, पहले तो ये समझाना है एनसीईआरटी कौन सी पढ़नी है, दूसरी कौन सी क्लास की पढ़नी है, तीसरी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, इनमें से कौन कौन सी पढ़नी, ये सारा कौन कौन सी होता है, ये बताना आपको। ठीक है सर, हमारे यूपीएससी में कहावत है, एनसीईआरटी इज द रूट, यूपीएससी इज द फ्रूट। मतलब एनसीईआरटी जड़े हैं और यूपीएससी फ्रूट है। अगर आपका एनसीईआरटी स्ट्रांग है, बेसिक क्वेश्चन स्ट्रांग है, तो आप ऐसे क्वेश्चंस भी एलिमिनेट कर दोगे वहां पे, मतलब सॉल्व कर दोगे जो आपको लग रहा है कि कहीं पढ़े ही नहीं है। क्योंकि यूपीएससी देखिए एक गवर्नमेंट बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, वो गवर्नमेंट रिसोर्सेज पे रिलाई करती है। अब एनसीईआरटी गवर्नमेंट का रिसोर्स है, लक्ष्मीकांत गवर्नमेंट का रिसोर्स नहीं है। मैं मानता हूँ लक्ष्मीकांत एक बहुत अच्छा रिसोर्स है, उसको तो पढ़ना ही पड़ेगा, लेकिन गवर्नमेंट का रिसोर्स पहले वो फॉलो करता है। जो भी लैंग्वेज है वो एनसीईआरटी की फॉलो करती है। जैसे मैं आपको बता देता हूँ कि एनसीईआरटी के कुछ चुनिंदा रिसोर्सेज जैसे फॉलो करने, जैसे अब लोग कहते हैं कि 6 to 12 पढ़नी है, मैं कहता हूँ नहीं पढ़नी है। इतनी एनसीईआरटी पहले तो पढ़ने का टाइम नहीं है और फायदा नहीं है। आप सोचिए, जो एक बच्चा 6 से 12 मतलब 6 साल लगा के कुछ एनसीईआरटी पढ़ रहा है, आपको मैं बोल दो कि 2 महीने पढ़ना है, उसके बाद स्टैंडर्ड बुक भी पढ़नी है, फिर ऑप्शनल भी पढ़ना है, फिर टेस्ट भी करना है, फिर आपको प्रैक्टिस भी करनी है, तो पॉसिबल नहीं है सर। तो कुछ गिनी चुनी 10-12 एनसीईआरटी आपको पढ़नी है। जैसे ज्योग्राफी की क्लास 11 की 2 एनसीईआरटी, क्लास 12 की 2 एनसीईआरटी। ज्योग्राफी आपका हो गया। पॉलिटी की क्लास 11 की इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटिकल थ्योरी की 2 एनसीईआरटी होगी, बस बहुत है। तो ज्योग्राफी पॉलिटी हो गया। इकोनॉमिक्स की 2 एनसीईआरटी थी, क्लास 11 की इंडियन इकोनॉमी, क्लास 12 की मैक्रो इकोनॉमिक्स। हिस्ट्री पॉलिटी, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स हमने कवर कर लिया। एनवायरमेंट के लिए क्लास 12 की बायोलॉजी के 4 चैप्टर आते हैं आखिरी के, बस वही पढ़ने हैं। ठीक है, बहुत सारी है, मिशन बिपिन चंद्रा आती है, एक रेड कलर की बुक आती है, इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट आती है, सतीश चंद्रा आती है, उसमें थीम्स भी आती हैं। बीच में आई थिंक जब नई नई थीम्स लॉन्च हुई थी, तो उसके नेक्स्ट ईयर जो है वो थीम्स के जो बॉक्सेस है ना, हर चैप्टर में बॉक्सेस है, 5 क्वेश्चंस आए, 3 थीम्स है, बहुत ही आसान है, उसको आप 4-5 दिन में पढ़ सकते हो। तो आपके कितने सब्जेक्ट्स मैंने कवर कर दिए? हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, इकोनॉमिक्स। इसके अलावा मुझे लगता है कोई और एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत है। ये 12 से 13 एनसीईआरटीज है, इनफ है। इनको पढ़ें, इनसे कॉन्सेप्ट निकालें, नोट्स निकालें, इनसे लैंग्वेज पढ़ें कि लेटेस्ट लैंग्वेज में पूछ रहे हैं, बस काम खत्म। आपको जरूरत ही नहीं है इधर उधर भागने की। क्या करना है 6 महीने के एनसीईआरटी कोर्स करने का, 50 70 80 घंटे का, 40-50 घंटे में पढ़ो, काम खत्म। नेक्स्ट सर, एक किसी का क्वेश्चन, इनका क्वेश्चन लेता हूँ, रंगरेज जी आपका क्वेश्चन लेता हूँ। इससे पहले ना सर, एनसीईआरटी को कितना टाइम देना चाहिए? एनसीईआरटी को सर पहले तो मैं बताऊंगा कि जैसे अभी डिपेंड करता है कि एस्पिरेंट कौन से मोड में है। फॉर एग्जांपल कुछ एस्पिरेंट्स हैं डायरेक्टली ग्रेजुएशन के बाद जंप कर गए पढ़ने के लिए, तो मैं तो कहूंगा कि पहले आप 30-40 दिन एनसीईआरटी को दें, पहले उसे कवर करें। अगर मान लो वो ऐसा है कि उसने एक अटेम्प्ट दे चुका है, तो व्हाट आई वुड रिकमेंड कि सब्जेक्ट वाइज अप्रोच लेके चले। जैसे फॉर एग्जांपल पॉलिटी चालू कर रहा है, पहले पॉलिटी की एनसीईआरटी, फिर स्टैंडर्ड बुक, फिर टेस्ट।
और साथ ही साथ एक और सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स के एनसीईआरटी, सेंड बुक, फिर टेस्ट। और टेस्ट में भी यूज करें। तो डिपेंड करता है कि कौन एस्पिरेंट कौन से मोड में। मान लो एस्पिरेंट्स अगर फाइनल ईयर की ग्रेजुएशन में है, तो आई वुड रिकमेंड कि आप जो से अपने सेमेस्टर खत्म होने से पहले 2 महीने पहले आप एनसीईआरटी जो है पढ़ना शुरू कर दें, ताकि 2 महीने में आपको एक फ्लो मिल जाए एनसीईआरटी का कैसा है। तो ये तो हो गया उन एस्पिरेंट्स के लिए। अब ये उन एस्पिरेंट्स के लिए बोल रहा हूँ जो ऑलरेडी अटेम्प्ट दे चुके हैं प्रीलिम्स का और वो फेल हो चुके हैं। तो उनके लिए पहले हर सब्जेक्ट में पहले एनसीईआरटी पढ़ो, फिर पढ़ो। तो आपका 4 महीने के अंदर, 3 से 4 महीने के अंदर मेजर सब्जेक्ट कवर हो जाएंगे जो प्रीलिम्स और मेंस में आते हैं। 6 सब्जेक्ट हमारे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट साइंस, इकोनॉमिक्स। पहले एनसीईआरटी, सेंड बुक, टेस्ट। इस तरीके से आपको आगे बढ़ना है। और ये फिर मैं तीसरी अप्रोच बता रहा हूँ उन एस्पिरेंट्स के लिए जो मेंस ऑलरेडी देख चुके हैं, क्योंकि मेंस के बाद प्रीलिम्स क्रैक करना श्योरिटी नहीं रहती, क्योंकि प्रीलिम्स बहुत डाइसी रहता है सर। तो उनके लिए आई वुड रिकमेंड कि सेम अप्रोच फॉलो करो 2 सब्जेक्ट के साथ, ताकि फटाक से आप बेस कवर कर लें, आपके मॉडल एडवांस लेवल कवर कर लें, उसके बाद टेस्ट करें, उसके बाद आगे बढ़ें। तो सर ये तरीका आई वुड रिकमेंड कि पढ़ने के लिए सही रहेगा। तो मैक्स टू मैक्स अगर किसी को पढ़ना है, जैसे आपको समराइज कर देता हूँ, कॉलेज में है कोई या प्रिपरेशन चालू करने वाला, तो फर्स्ट 30 डेज पहले एनसीईआरटी को लगा के थे, समझे कॉन्सेप्ट क्या है, बेसिक डेफिनेशंस क्या है, बेसिक बातें बताओ। जी जी बिल्कुल। ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बच्चा बार बार पूछ रहा था, रंगरेजी आई थिंक उनका नाम था, कि भाई वो हिंदी मीडियम से है, तो क्या उसको इंग्लिश मीडियम में शिफ्ट करना चाहिए या फिर हिंदी मीडियम से हो सकता है? देखिए मैं तो ये रिकमेंड करूंगा कि एक तो सबसे पहले प्रॉब्लम क्या है मार्केट में ना, हिंदी मीडियम के नोट्स वो क्वालिटी वाले नहीं है। कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं जो बहुत अच्छे नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, बिल्कुल प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन फिर भी यूपीएससी की डिमांड अलग है। अगर आपकी हिंदी में कमांड बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि हिंदी की जब वो चेक करते हैं तो स्पेलिंग्स भी चेक करते हैं, मात्राएं भी चेक करते हैं, और वो कीवर्ड, टेक्निकल कीवर्ड भी चेक करते हैं। अगर आपको लगता है कि मेरी हिंदी स्ट्रॉन्ग है, मैं पछाड़ सकता हूँ, मैं सरकारी डॉक्यूमेंट पढ़ सकता हूँ और उसको समझ सकता हूँ, तो मुझे नहीं लगता आपको इंग्लिश मीडियम में शिफ्ट करना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि यार मेरी हिंदी ठीक ठाक है, तो फिर आप इंग्लिश में शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक ठाक वाले को कि लग रहा है कि यार मैं लिख तो लूंगा लेकिन पता नहीं है कि हो सकता है, तो आप इंग्लिश मीडियम में शिफ्ट कर दें, क्योंकि वहाँ पे टेक्निकलिटीज मांगेंगे हिंदी। राइट, मतलब कहने का मतलब है कि मतलब आपकी हिंदी अगर हिंदी भी ठीक ठाक है, इंग्लिश भी ठीक ठाक है, तो स्विच कर जाओ। इंग्लिश ठीक ठाक है तो स्विच कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे इंग्लिश में इतना हाई फाई चीजें नहीं मांगी जाएगी, क्योंकि कीवर्ड्स आपके पास अवेलेबल होते हैं मार्केट में इंग्लिश के इजीली। आपको लैंग्वेज भी बेसिक लिखनी है, लेकिन हिंदी में लैंग्वेज की डिमांड अच्छी खासी है। वो मांगती है स्पेलिंग्स, टेक्निकल वर्ड्स मांगते हैं, आपको लिखना पड़ेगा। मेंस में लिखे नहीं जाते क्वेश्चन हिंदी मीडियम वालों से पूरे, क्योंकि स्पीड नहीं बैठती है पूरी। हाँ, तो वो थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बहुत ज्यादा। वो थोड़ा इश्यू रहता है जी। चलो कोई नहीं, एक और नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट किसी का क्या था, अपने सी सेट की क्या अप्रोच रहनी चाहिए? सी सेट का देखिए सर, अब ये ना अप्रोच हमारे जैसे हिंदुस्तान में आपको पता है 3 टाइप की स्टडीज होती हैं, आर्ट्स बैकग्राउंड, कॉमर्स बैकग्राउंड, साइंस बैकग्राउंड। तो वैसे ही 3 टाइप के हमारे पास बच्चे होते हैं। जैसे अब सी सेट में भी 3 ही टाइप की चीजें आती हैं, इंग्लिश, रीजनिंग और मैथमेटिक्स। अब देखिए सी सेट में क्या 80 क्वेश्चन आते हैं, आपको 2 घंटे के अंदर अंदर आपको क्वालिफाई करना है। सबसे अच्छी बात सी सेट के अंदर ये है कि आपको सी सेट से क्वालिफाई करना है। आपको कोई कट ऑफ तो निकालनी नहीं है कि मेरे को इतना करना है। तो क्वालिफाई करने के लिए आई थिंक 28-29 क्वेश्चन आपको 80 में से ठीक करने होते हैं। तो अगर देखिए आपका मैथमेटिक्स वीक है, सबसे पहले तो मोस्टली जो आर्ट्स बैकग्राउंड या कॉमर्स बैकग्राउंड के बच्चे होते हैं उनका मैथमेटिक्स कहीं ना कहीं वीक होता है। तो उनके लिए स्ट्रैटेजी रहेगी, सबसे पहले आप कॉम्प्रिहेंशन करिए। कॉम्प्रिहेंशन के 20-25 क्वेश्चन आते हैं, वो अटेम्प्ट करें, उनकी प्रैक्टिस करें वीवाईक्यू से। वो आपको अटेम्प्ट करने करने हैं, सारे के सारे अटेम्प्ट करो। मतलब जो लग रहा है कि नहीं कर सकता वो छोड़ दीजिए, जो लग रहा है कि हाँ, लेकिन उसमें मैक्सिमम अपना ट्राई करें कि मुझे अटेम्प्ट करना ही करना है, तो कोई फायदा नहीं है। तो उससे क्या होगा कि जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल आपने 25 क्वेश्चन करे, आपके 16-17 तो कहीं ना कहीं करेक्ट हो गए, क्योंकि आपने इतनी प्रैक्टिस करी है। तो 10 अगर 5-6 गलत हो भी रहे तो कोई बात नहीं, आप एक लेवल प्लेइंग फील्ड में आप एक मार्क पे आ जाएंगे कि मैं क्रैक कर सकता हूँ एग्जाम। फिर आता है रीजनिंग। सर रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर एक टाइप का इंसान कर लेता है, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स वाला सब। आपको सिर्फ समझना है और करना है, उसकी प्रैक्टिस पीवाईक्यू से आराम से हो सकती है। तो आप वो पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करें तो मैं गारंटी ले सकता हूँ आप सी सेट ऐसे निकाल सकते हैं। फिर थर्ड चीज होती है सर मैथ्स की। मैथ्स में सर ऐसा है कि जितने क्वेश्चन आते हैं उसमें से 10% 10 से 20% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कोई भी कर सकता है, बहुत बेसिक मैथमेटिक्स होता है। अब आपको पैनिक करने की जरूरत नहीं, पहले आप इंग्लिश करें, रीजनिंग करें, उसके बाद लास्ट स्टेज आप मैथमेटिक्स से 10-15 क्वेश्चन करके सॉर्ट करके साइड में इससे आपका सर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, आपको सी सेट की टेंशन नहीं रहेगी। अब वो बच्चों पे आते हैं जिनका मैथ स्ट्रॉन्ग है, तो मैं तो ये कहूंगा कि अगर आपका मैथ स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि मैथ्स में एक्यूरेट आंसर आते हैं, तो पहले आप मैथ्स कर लो आप, ताकि एक पोर्शन से मुक्त हो जाओगी, क्या हमें इतना तो कर चुका। फिर आप नेक्स्ट पोर्शन रीजनिंग पे आओ, फिर आप इंग्लिश पे आओ, क्योंकि जिनका मैथ स्ट्रॉन्ग होता है उनकी कहीं ना कहीं इंग्लिश में कहीं ना कहीं कमी होती है, कमी इन द सेंस रीडिंग स्पीड।
क्योंकि वो फिर आपका टाइम खाएगा। राइट। तो इस तरीके से आप एग्जाम क्रैक कर सकते हैं, और आपको 50-55 क्वेश्चन कर रहे हैं, तभी आपके जाके 30-35 क्वेश्चन वो ठीक होंगे और आप सही सेट क्रैक कर सकते हैं। तो मेरा ये स्ट्रैटेजी रहता है, मैं हर स्टूडेंट को बताता हूँ कि आपकी पहले स्पेशलिटी क्या है, उसके अकॉर्डिंग ये स्ट्रैटेजी में डालो। ये राइट बेसिक सर। फ्रेमवर्क दिए हैं। नेक्स्ट सर, सबसे मतलब कॉमन क्वेश्चन है कि आपको क्या लगता है कि यूपीएससी को लेके सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन क्या फैलाया जा रहा है मार्केट में कि ये तो बस मिसकंसेप्शन ये है कि सब कुछ अंडर द सन सब कुछ आता है, कि जो मतलब समाज में न्यूज आ गई तो वो पूछी जाएगी, बट ऐसा नहीं होता। यूपीएससी के ट्रैप्स और पैटर्न्स है, वो उन्हीं को फॉलो करता है। सिलेबस वाकई बहुत बड़ा है, 4 जीएस सब्जेक्ट्स हैं, सब कुछ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कुछ भी कहीं से भी पूछा जा रहा है। एक पैटर्न है, एक सेट पैटर्न, न्यूज का भी एक सेट पैटर्न है, तो उसके अंदर से क्वेश्चन आते हैं। तो मेरे को लगता है कि एक तो ये चीज, और दूसरा क्या है कि जैसे आजकल क्या हो रहा है कि बिना गाइडेंस के, बिना उसके आपकी कोचिंग के ये सब चीजें नहीं हो सकती हैं। गली गली में कोचिंग खुलती जा रही है आजकल तो, और अच्छी अच्छी फीस भी चार्ज कर रहे हैं, मतलब लाख लाख रुपए नॉर्मली जो चार्ज करते हैं। अब वो भी क्या करें, उनको भी अपनी रोटी चलाने से, घर चलाना रोटी चाहिए। चलाने तो मैं बिल्कुल उनके सर। खिलाफ कुछ नहीं बोलूंगा, वो अपनी जगह पे सही कर रहे हैं, सही यार, अपनी मेहनत गाइडेंस करे दे रहे कोर्ट खिलाना हैं। चाहिए। हाँ, सब जो कर रहे हैं वो सब सही कर रहे हैं। तो एक तो ये जरूरी नहीं है कि आपको दिल्ली आके पढ़ना है, आप घर पे बैठ के पढ़ सकते हो। एक बेसिक गाइडेंस लो, सब कुछ अवेलेबल है, आप बैठ के पढ़ सकते हो। तो मुझे लगता नहीं कि एक तो जो भ्रम फैलाया जाता है कि करोल बाग में या मुखर्जी नगर में आपको बैठ के पढ़ना है, नहीं। आप लाइब्रेरी ज्वाइन कर ले, आपके घर में डिस्टर्बेंस हो रही है तो लाइब्रेरी तो आई गेस हर जगह ही है। नहीं है तो कोई, अगर आपको कुछ आपके गांव में कोई भी फैसिलिटी नहीं है, तो गांव शहर में जहाँ भी रह रहे हैं कोई फैसिलिटी नहीं है, तो आई वुड रिकमेंड कि एक छोटा सा कमरा किराए पे ले लें। आपको अलग ही रहना ना पढ़ने के लिए, कमरा किराए पे ले लो, खाने पीने के लिए, सोने के लिए घर आ जाओ, वहां पढ़ने चले जाओ। अरे ऐसे ही पेड़ करा, मिले कहीं तो पढ़ो यार, कहीं साइड कोने बिल्कुल। में जाके पढ़ लो, तुम्हें कौन रोक रहा है। पढ़ने से मतलब है सर, वो तो एट द एंड शांत शांत माहौल रहे, पढ़ें। और टेस्ट बहुत जरूरी है। जैसे यहाँ पे बोलते हैं कि पीवाईक्यूज लोग सॉल्व नहीं करते, तो वो एक मिसकंसेप्शन है कि बिना पीवाईक्यू करे पढ़ लिया, कॉन्सेप्ट समझ लिया, हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। पीवाईक्यूज आपको सॉल्व करने पड़ेंगे, तब जाके ही कुछ आप आगे बढ़ सकते हैं। मेरे पास एक मैसेज आया, किसी जी को स्टूडेंट, फीमेल स्टूडेंट थी। मैंने बोला कि, मेरे को बोला कि यार मेरे को यूपीएससी करना है, तो मैं कहा ठीक है कर लो, क्या मदद कर सकता हूँ मैं। जी तो गाइड वाइड करो, मेरे को दिल्ली जाना। मैं कहा, दिल्ली क्यों जाना, आपको कोई जानकार, मेरे को बोला कि दिल्ली जाना, आपको कोई जानकार है बताओ। मैं कहा, दिल्ली क्यों जाना है आपको। तो सही कहा नहीं, बात उसके बिना तो होता ही नहीं ये वो। मैं समझा है। चुका, थक चुका हूँ, उसके मन में एक ही था कि दिल्ली जाना है। अब और बोली मैं बर्बाद हो गई, मेरे फीस वापस दिलाओ। मैं कहाँ से दिलाऊं। नहीं नहीं, ऐसे नहीं होता, ये तो बेवकूफों वाली बात है। अभी मेरे पास भी एक ऐसी एस्पिरेंट आए थे, तो वो कह रहे थे कि पहले तो मान गए सब, जैसे मैंने आपको शायद बताया भी था बीच में डिसीजन, कि पहले तो वो सब मांगे कि जैसे आप बता रहे हैं वैसे पढ़ेंगे, फिर बाद में आके बोलते हैं कि मैं एनसीईआरटी नहीं पढ़ूंगी, मैं करंट अफेयर्स नहीं पढ़ूंगी, मैं सिर्फ मैं स्टैंडर्ड सोर्स पढ़ूंगी, मैं सिर्फ और सिर्फ कोचिंग की किताबें पढ़ूंगी। तो मैं एक चीज बता देता हूँ यहाँ पे सबको कि कोचिंग की किताबें भी इन्हीं किताबों को देख के बनी है। राइट सर। कोई फायदा नहीं है कि कोचिंग की किताबें आप पढ़े, बजाय कि ऑथेंटिक जेन्युइन रिसोर्स को पढ़ के आप आगे बढ़ सकते हैं। वही मैं तो सर इनके ना मुंह पे बोलता हूँ स्टूडेंट के, फेल अगर कोई हो रहा है तो जिम्मेदार, मतलब मेहनत के बाद हो रहा बात ठीक है, लेकिन मैं जितना बच्चों को देखा, मैं वो तो खुद रेस्पॉन्सिबल है सर। मैं जब लाइव बिल्कुल पढ़ाता था, उनके क्या चल रहे थे, जी कमेंट चैटिंग चल रही है। मैं जब जी ग्रुप में जाके देखता हूँ, कुछ भी नंबर तुम्हारे देते हो, तुम ये कहाँ से हो, तुम क्या करते हो, सर वही चलता है। ये खुद ही रेस्पॉन्सिबल है, कोचिंग वालों की गलती नहीं, ये खुद ही पढ़ने की नीयत ही नहीं सर, इनकी। यूपीएससी में ना एक कहावत है कि 10 लाख भैंसें आती हैं और घोड़े 1000 ही होते हैं। नजारी हो तो तो बिल्कुल सर, ये करेक्ट बात है। इसका कारण ये है कि भेड़ चाल भी बन चुकी है, भेड़ सबने चाल फॉर्म भी। डालना है। तू भी दे रहा तो मैं भी दूंगा। मैं भी दूंगा। सबसे पहले तो मैं एक यहाँ पे आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से बोलना चाहूंगा कि सबको, कि अगर आपका मन है ना इस एग्जाम को देना, तो ही देना। इस सर्विस में आने का मन है कि हाँ नहीं, मुझे कुछ कंट्री के लिए करना है। अगर लगे कि नहीं यार दे देते हैं, वो शर्मा जी का लड़का, वर्मा जी का लड़का दे रहा, तो मत दीजिए। पहले इंटरेस्ट कैप्चर करिए, सिलेबस देखिए कितना बड़ा सिलेबस है, 4 पेज का तो सिलेबस है सिर्फ जीएस का, जीएस ऑप्शन का, नहीं राइट। है। तो पहले वो देखिए कि हाँ यार ये मैं कर सकता हूँ। अगर लगे कि हाँ यार मैं कर सकता हूँ, तो बैठिए। देखो बैठो। फिर आपने आपको एनालाइज करिए, स्वॉट एनालिसिस करिए। मैं सबको बोलता हूँ स्वॉट, जो भी मेरे पास आता है स्वॉट एनालिसिस करो। स्ट्रेंथ क्या है आपकी, वीकनेस क्या है, आपकी अपॉर्चुनिटीज आपको क्या क्या मिल सकती है, आपके पास थ्रेट्स क्या क्या है। जैसे स्ट्रेंथ क्या होती है कि मेरा एक सब्जेक्ट, फॉर एग्जाम्पल मेरा पॉलिटिक्स बहुत स्ट्रॉग है, या फॉर एग्जाम्पल ज्योग्राफी स्ट्रॉग है। थ्रेट क्या है कि हमारा ये वाला सब्जेक्ट स्ट्रॉग नहीं है, मुझे ऑप्शन समझ नहीं आता। अब वीकनेस क्या है कि यार मेरे पास ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, मतलब फाइनेंशियल इश्यूज हैं, या मेंटली मुझे समझ नहीं आ रहा, या मेरे को कोई और तंग कर रहा है। और अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है कि मेरे पास क्या क्या मुझे चीजें मिल रही हैं, घर से सपोर्ट मिलता है, पैसे मिलते हैं, माहौल है, लाइब्रेरी है, कोचिंग है। तो ये सब अगर आपके पास है चीजें, तो आप एनालिसिस कर लो। फिर उन पॉइंट्स को एलिमिनेट करो जो कि आपको लग रहा है कि मेरे को नुकसान देंगे लॉन्ग टर्म में। तो उन पॉइंट्स को हटाए धीरे धीरे, तो वो चीजें जब हट जाएंगी,
फिर आपके स्ट्रेंथ ही रह जाएंगे और अपॉर्चुनिटीज आ जाएंगी, फिर आप आगे बढ़ सकते हैं धीरे। तो ये एक तरीका है आपको आगे बढ़ने का इस एग्जाम में। फाइनेंस की मैं अक्सर बात करता हूँ, बहाने होते हैं कि मेरे जी देखो कोई इतना गरीब है ना, वो अफोर्ड ही नहीं कर पाता। अगर आप जी यूपीएससी कर रहे हो, अब नहीं हो रही बात कि भाई मेरी फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है, आप यार चाय सुट्टे पीते रहते हो। मैंने देखा हाँ, कल स्टूडेंट मेरे को जयपुर का, मैं जहाँ रह रहा हूँ, मेरे को जी कॉल किया, मेरे को कोचिंग करनी है, तो मैंने कहा कर जी लो। तो मैंने जी नाम किसी का सजेस्ट कर दिया था, हाँ, आपका ही नाम सजेस्ट किया था। तो क्या ओके मेरी फीस वीस ज्यादा, मैं उन सर से वो करवाते, वो इंग्लिश मीडियम से, मैं सर से कर लो। जी तो क्या यार फीस वीस ज्यादा है, तो ओके मेरे को बोला मैं मिलने आ जाओ। वो मतलब वीआईपी कैब करके आया है, सुट्टे वुट्टे ओके पी रहा था। मैं कि ये क्या है, तेरे पास तो फीस ही नहीं थी ना। तो कहा, सर फीस तो कितनी ज्यादा मांग रहा। मैं कि ये कितने का खर्चा पड़ा तेरा, तो वो तुम्हें नहीं दिख बिल्कुल रहा, तुम्हें फीस दिख रही। भाई तुम्हें बनना क्या आईएएस, मैं ये नहीं कहता हूँ भाई पैसों से आईएएस बनता है, जी लेकिन सामने कोई मेहनत कर रहा तो वो डिजर्व करता है भाई, वो डिजर्व तुम्हारे लिए बैठा है। वो बिल्कुल ऐसे नहीं भाई कि वो क्यों बैठा है, बिल्कुल फिर सही। उसका क्यों सर टाइम मैं वेस्ट आपको करेगा। आपको बता देता हूँ कि हम्म, हिंदुस्तान में एक रीत है कि फ्री की रेवड़ी वाले खाने वाले बहुत आते हैं, मतलब ये हाँ, सुनने में सबको लगता है बुरा लगेगा, हम्म, बट यहाँ पे एक्सपेक्ट करते हैं सब लोग फ्री में मिल जाए, तो हम्म, फ्री की चीज की कदर नहीं होती है। हम्म, उस ना वो कदर करी जाती, ना कोई अगर फ्री में दे रहा है तो उसको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। हम्म, ऐसे मैं अपने स्टूडेंट से फीस देता हूँ, बिल्कुल मैं बोलता हूँ सर इतनी फीस आपको देनी पड़ेगी, हम्म, और मैं जरूरी भी नहीं है कि आपको एक ही टाइम में फीस देनी है, आप इंस्टॉलमेंट से दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, हम्म, मुझे हम्म, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप आओ, एक महीने में हम्म, दो फीस, 2 महीने में दो, 4 में दो, 5 में दो, वो आप पे डिपेंड करता है। हम्म, मेरे पास सर एक ऐसा स्टूडेंट भी था हम्म, जिसने मेरे को थोड़ी सी फीस दी थी, मैंने उसको इतना बोला था मुझे फीस आपको देनी पड़ेगी, हम्म, तभी मैं आपको सीरियसली लूंगा और आप भी मेरे को सीरियसली लेंगे। हम्म, आपको एग्जांपल दे रहा हूँ मैं हम्म, उसका नाम नहीं लूंगा स्टूडेंट का, वो भी आप आज एसडीएम है वहाँ पे, हम्म, एक अच्छी खासी स्टेट में। तो उनके पास फीस नहीं ली, उन्होंने मुझे अपनी थोड़ी बहुत फीस दी और बोला सर बाकी मैं बाद में दे दूंगा। मैं कहा ठीक है कोई बात नहीं, आप पढ़ो। वो बहुत बच्चा बहुत मेहनती था, बहुत शार्प माइंड, हम्म, उसने एग्जाम निकाल लिया, सब कुछ कर हम्म, लिया, एसडीएम फूड गया, सब कुछ कर लिया। तो मैंने बोला, फिर उनका खुद ही मैसेज आया सर, मतलब एसडीएम निकले हुए भी जब ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई, 6 महीने हो गए, 8 महीने हो गए, हम्म, सर्विस ज्वाइन करी, मतलब मेरे को लाइक छोड़े हुए उनको शायद 1.5 साल 1.5 साल हो गया। तो हम्म, जब उनकी पहली सैलरी आई तो मेरे अकाउंट में कुछ पैसे आए, मतलब उन्होंने वो ट्रांसफर किए होंगे। हम्म, तो बोलते सर ये आपकी फीस रह गई थी, मैंने दे नहीं पाया था उस टाइम, तो हम्म, आपकी फीस है सर, ये आज मैं आपको दे रहा हूँ, हम्म, और आपको एड्रेस मांग रहा हूँ सर, आपको मैं मिलने भी नहीं आ पाया तो मैं मिठाई का डब्बा आपके घर भेजना हम्म, चाहता हूँ। हम्म, तो लला क्या सर, अगर आपको पढ़ना है तो कुछ हम्म। तो देना पड़ेगा, कोई अगर अरे बैठा है आपके लिए बैठा है तो उसे कुछ तो आपको देना ही पड़ेगा। पढ़ने वालों को तो सपोर्ट भी कर ले, मैं दिक्कत क्या होती है, अपन मेहनत करे जा रहे हैं। जी मैं जी खोल के मेहनत करता हूँ, मुझे मैं तो कहता हूँ जी जी खोल के बच्चों के लिए मेहनत करने को तैयार हूँ, तुम्हारे लिए जी रात दिन एक कर लूंगा, तुम्हारे लिए सब कुछ। सर को तुम्हारे लिए बुलाया हूँ मैंने, अलग अलग जी लोगों से तुम्हारे लिए बात करता हूँ, फिर जी। तुम उस चीज की कदर ही नहीं करते हो। तुम नहीं यार, आज मन है पढ़ेंगे, कल नहीं है, नहीं है। नहीं वो कोई फायदा नहीं है तो सर। तुम ही जब मेहनत नहीं करते तो फिर हमें लगेगा यार इनको मन ही नहीं है, तो बंद करो ना यार, कुछ क्या ऐसे मतलब ऐसे दूसरा। बच्चे हैं मेरे पास जिन्होंने 2-2 साल की भी फीस दे दी एक बार में, हम्म, 1-1 साल की पूरी फीस दे दिया, बोल दिया सर अब यहाँ तक हम पेपर देंगे हम्म, और हमारे को गाइड करते रहिए, और सर वो 5-6 दिन बाद गायब हो जाते हैं। वही बात तो है ना। ये आपकी विल है सर, करना है तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो छोड़ दो, सीधी बात। ढंग करो यार, ढंग से मेहनत करो, तुम्हारे लिए कर रहे हैं, तुम्हारे लिए तुम जो जी बोलोगे अवेलेबल कर, तुम बोलोगे नोट्स, तुम बोलोगे लेक्चर, 24 घंटे तुम्हारे लिए अवेलेबल। तुम कॉल करो, नंबर दे दूंगा मैं, डाल दूंगा सर के नंबर, मेरे नंबर, 24 घंटे कॉल करो, हम तुम्हारे लिए बैठे हैं। पर तुम जी पढ़ लो यार, तुम थोड़ा बहुत कर लो तो हमें खुशी होगी यार, हमारा बच्चा कोई आगे बढ़ा है। सही बात है हम सर, इतना कर, थोड़ा बहुत तो तुम ही कर लो। तो बिल्कुल। वही बात है, स्ट्रेटेजी सब बता देंगे, स्ट्रेटेजी वगैरह, तुम्हें क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना, सब कुछ तुम्हारे सामने होगा। तुम नहीं पढ़ते हो तो इतना करने के बाद भी नहीं पढ़ रहे हो तो भूल जाओ, 2 लाख की कोचिंग, सीरियसली बता रहा हूँ सर। मेरा बुआ का लड़का है, कोचिंग कर रहा, मेरा नॉन ही है, कोचिंग कर जी रहा, नाम फेमस, हिंदी मीडियम का भगवान है ना, वो वाली कोचिंग चल रही है। जी सर वो बताता है, कोचिंग जाता है, जाता है, वापिस आता है, कोई पूछता नहीं है उसने क्या किया है, क्या नहीं किया, कोई लेना देना नहीं है उन कोचिंग को, कोई मतलब नहीं है। जाता फिर मेरे को कॉल करता, बता दे क्या करूं अब। मैं तू 2 लाख किस बात के दे रहा, मैं क्यों बताऊं, मेरे को दे 2 लाख रुपए। तो सही वही बात बात है, कोई लेना देना नहीं है कोचिंग वालों का। तो पढ़ लो भाई सब, तुम्हें इतनी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, हमें मिल जाती, हम जी कर जाते, नहीं मिला बिल्कुल था वो अवसर, कोई नहीं था ऐसा समझाने बिल्कुल वाला, कोई नहीं था बिल्कुल। बताने वाला। सर ये तो तो बात रही है कि हमारी जो जनरेशन निकली है उसमें गाइडेंस की कमी रही। नहीं, अभी बिल्कुल जो कमी थी। गाइडेंस आ रही है वो अलग लेवल की है, उसमें काफी लोगों की प्रीलिम्स मेंस निकल रहे हैं, आप हाँ देखिए। हाँ बिल्कुल, अरे गाइडेंस का सर पता होता है। मैं सर सीरियसली तैयारी कर रहा था, मैं 19 की बता रहा हूँ, मैं तैयारी करने बैठा यूपीएससी की। मैंने ज्योग्राफी में, पता है, अफगानिस्तान का कोई नाम होता, अफगानिस्तान का कोई राजा होता, मतलब कोई भी ऐसा अफगानिस्तान का नाम, मैं वो रट रहा हूँ कि नहीं नहीं ये भी भाई यूपीएससी सब कुछ पूछ रही है, तो ये भी तो जी पूछ सकती है। मैं वहां पे जी कोई ट्राई, छोटा से छोटा मेरे को देखिए, वो भी मैं देख रहा हूँ, नहीं नहीं ये भी वो यूपीएससी पूछ सकती है। अफ्रीका की कोई लड़ाई हुई थी 500 साल, पूरा इतिहास रट्टे बैठा हूँ।
फिर देखा कि यार ये तो पूछ ही नहीं रहे, जब एग्जाम दिया तो मैं क्या कर रहा था इतने टाइम तक, तो वो दिक्कत थी कि कोई गाइडेंस नहीं था। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है ना सर, पता नहीं है कि पता ये है कि पढ़ना है, लेकिन ये नहीं पता कि पढ़ना क्या नहीं है। क्या बस मेन कम चीज है, मेन वही है सर। क्या नहीं पढ़ना मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है, तो वही चीज है। कोई अपनी ओर से लास्ट प्रीलिम की स्ट्रेटेजी बता दो, और फिर अपनी ओर से कोई एडवाइस देना चाहो। अभी जैसे 2026 का प्रीलिम्स आने वाला है, 30 डेज रह गए हैं, तो बिल्कुल जो सर। लोग बिल्कुल फुल फ्लेश, जिनकी 70-80% तैयारी हो चुकी है, पहले तो मैं उन्हीं को बोलूंगा कि अटेम्प्ट दें। जिनकी 40-50% तैयारी, तो उनको मैं बोलूंगा कि ना दें, क्योंकि अटेम्प्ट वेस्ट ना करें। क्योंकि ये पूरा क्योंकि जब रिजल्ट आता है ना आपका, जैसे अभी आप पेपर के मोड में रहेंगे 1 महीना, फिर 1 महीने बाद आपका रिजल्ट आएगा, तो 2 महीने 60 दिन आपके बेकार हो जाएंगे। जिनको प्रिपरेशन नहीं है तो मत दें। अगर इनकी 60-70% तैयारी होगी कि हाँ मैं तैयार हूँ इस एग्जाम के लिए, कि मैं एग्जाम मॉक्स दे चुका हूँ, मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, कट ऑफ को बीट कर रहा हूँ, और मेरा प्रिपरेशन हो चुकी है, तो उनके लिए मैं कुछ बताना चाहूंगा कि आपके पास 30 दिन है। आप लास्ट के 5 दिन तो छोड़ रहे, तो 25 दिन आपके पास लेके चले कि है। 25 डेज में कम से कम आप 5 रिविजन कर सकते हैं। आप 5 रिविजन उनकी करें जो सब्जेक्ट बहुत वीक लगता है, जैसे फॉर एग्जांपल आर्ट एंड कल्चर, या वो ऐसा हाईली सब्जेक्ट हो गया जो आपको लग रहा है कि यार क्वालिटी है, आता नहीं है, तो उसके आप 5 रिविजन लगाएं। 5 डेज का टाइम रखे आपको रिवाइज करना है। जो लग रहा है कि सब्जेक्ट मेरा स्ट्रॉन्ग है, ज्योग्राफी जैसे स्ट्रॉन्ग है फॉर एग्जाम्पल, तो उसकी आप 3 रिविजन लगाएं। कम से कम 7 से 8 फुल लेंथ टेस्ट लगाने की कोशिश करें, उनका एनालिसिस जरूर करें। और CSAT प्रैक्टिस डेली 1 घंटे में करनी है, और 1 घंटा प्रैक्टिस करनी है, और आपको डेली बैठना है उसी टाइम पे जिस टाइम पे एग्जाम होता है। जैसे सुबह 9:30 से एग्जाम चालू होता है, तो 9:30 से आपको कुर्सी पे बैठ जाना है। 2-2 घंटे आपको बैठने की अभी से आदत डालनी है। अगर गर्मी लग रही है तो फैन बंद करके बैठे, ट्राई करें उसको, उस एनवायरमेंट में ढलने का। ओपन मॉक टेस्ट आ रहे हैं इतने सारे इंस्टीट्यूट्स के, वहां जाके चले जाएं, एक बार कंपटीशन तो देखें कैसा होता है। PYQs को मत छोड़ना, लास्ट 20 साल के PYQs रट लें, स्टेटमेंट्स कैसी आ रही है, क्वेश्चंस कैसे पूछे जा रहे हैं, आगे कैसे बढ़ना, तो वो रटें, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ टिप्स हैं सर, बाकी तो आपकी मेहनत है, और अपनी चीजें जो है एट द एंड, मतलब ये ना करें कि सेंटर कहाँ पढ़ रहा है, कहाँ नहीं पढ़ रहा है, कहाँ देखने जाएंगे। आप किसी को घर में भेज दें, अपने अपने बुक्स, नोटबुक्स, जो गूगल है, सब कुछ तैयारी कर लें पहले ही, ताकि एंड में पैनिक ना हो। और अच्छे से खाना खाएं, और स्लीप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर। कम से कम 6 से 7 घंटे आपको सोना ही पड़ेगा। लोग कहते हैं कि लास्ट के मोड में सोते नहीं है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो रात में पढ़ते हैं और सुबह वो इस टाइम क्या होता है रूटीन चेंज करना चाहते हैं। तो अभी से ही 10 दिन के अंदर रूटीन सेट करें, और सोए कम से कम 6 से 7 घंटे जरूर सोना है, क्योंकि उसके बिना नहीं होगा। जितना माइंड रिलैक्स रहेगा उतना ही आप आगे परफॉर्म कर सकते हैं। मैं भी सर बार बार बोलता हूँ कि तुम लोग यहाँ पे कॉन्फिडेंट, और वहाँ का माहौल अलग रहता है, रियल एग्जाम का माहौल बिल्कुल अलग रहता है, तो वो थोड़ा सोच के। पर क्या ये नहीं देना चाहिए एग्जाम, मतलब जिसकी तैयारी कम है तो उनको सीखने के लिए नहीं देना चाहिए? उसको तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि एग्जाम दे, क्योंकि अटेम्प्ट वेस्ट हो जाएगा। जिसका तैयारी है, लाइक 70% वो तैयार है कि हाँ यार मैंने 10-15 मॉक्स लगाए हैं, मेरे स्कोर अच्छा आ रहा है, मेरी इतनी रिविजन हो चुकी है, या मेरा सिलेबस 2 बार खत्म हो गया, तो वो आगे बढ़ सकता है। जिसने अभी सिलेबस ही खत्म नहीं करा है, मॉक्स नहीं लगाए हैं, उसको पता ही नहीं है PYQs का है कौन, तो वो ना दे। वो अटेम्प्ट वेस्ट करने की बात है, अटेम्प्ट के साथ टाइम वेस्ट करने की बात है, क्योंकि 1 महीना वो एग्जाम मोड में रहेगा, प्रेशर में, फिर उसके 1 महीना एक अलग प्रेशर में रहेगा, फिर जब रिजल्ट आएगा वो 10 दिन और गम में रहेगा, अरे यार ये क्या हो गया, तो 60-70 दिन बेकार हो जाएंगे। तो बेस्ट है कि नेक्स्ट ईयर की तैयारी कर ले, या कोई स्टेट पीसीएस। आई वुड रिकमेंड, एडवाइस करूंगा इसी प्लेटफॉर्म से बच्चों को, कि 3 प्लान लेके चले अपनी लाइफ में, और 3 ही साल लेके चले। 3 प्लान, प्लान ABC, ए क्या रहेगा UPSC, बी क्या रहेगा स्टेट पीसीएस, और C आपकी पर्टिकुलर फील्ड या नेट JRF, क्योंकि ये तीनों एग्जाम्स जो हैं कहीं ना कहीं आसानी से पढ़े जा सकते हैं, आपके सब्जेक्ट्स के अलाइन होते हैं, तो आप इसको लेके चल सकते हैं। और 3 साल के अंदर टारगेट बनाए कि 1-2 अटेम्प्ट में UPSC के दूंगा, 1-2 अटेम्प्ट में स्टेट पीसीएस से दूंगा, और बाकी जो मेरा प्लान C है, मेरा कॉर्पोरेट में जाना है, मेरा को अपना क्या कहते हैं PhD करनी है, या कोई पर्टिकुलर एग्जाम करना है, तो उसकी तैयारी साथ साथ धीरे धीरे करते रहें, ताकि 3 साल के बाद आप ये ना हो कि मैं खाली बैठा हूँ ठंडन गोपाल, मेरा कुछ नहीं है। आप 3 साल का इतना होना चाहिए कैपेबल कि आप 1 लाख रुपए कमाना शुरू करते हैं। जो बच्चे ग्रेजुएट कर रहे हैं वो एटलीस्ट मास्टर्स कर लेंगे इग्नू के साथ। मैंने भी इग्नू से MA पब्लिक एड करा है, तो साथ साथ वो मास्टर्स कंप्लीट करें, ताकि वो नेट JRF के लायक हो जाए। अभी राइट सर, ये मेरा रिकमेंडेशन है। तो सर फाइनल मेरी ओर से 21 अप्रैल को मैं मेंटरशिप बेंच लॉन्च कर रहा हूँ हिंदी मीडियम के लिए। सर लॉन्च कर रहे हैं इंग्लिश मीडियम के, सर बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है। हम दोनों प्रॉमिस कर रहे हैं आपके सामने, प्रॉमिस कर रहे हैं कि UPSC CSC की जो प्रिपरेशन कर रहा है उसके लिए हम इतनी मेहनत करेंगे कि जो चीजें आपके लिए अवेलेबल है वो चीज हम ला के देंगे। जो चीज आपको चाहिए
हम आपके लिए करेंगे, 24/7 अपना एक करेंगे, आपके लिए करेंगे। अब बॉल है वो आपके पाले में है, अगर आप सही से करोगे सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं सही से करोगे हमसे दूर ही रहना, कहीं और जा सकते हो, हमें नहीं चाहिए। हमें चाहिए सीरियस लोग चाहिए, जो सीरियस पढ़ना चाहता है मेरे को मैसेज कर देना, सर को मैसेज कर देना, हम आपके लिए 24/7, किसी को भी मैसेज कर दो ना, हम आपके लिए 24/7 रेडी है। सीरियस हो, हम सीरियस है, आप सीरियस नहीं हो, हमसे दूर है, हमें माफ कर देना। तो 21 अप्रैल से हमारा बैच लॉन्च हो रहा है, मेंटोरशिप का बेंच है, मेंटोरशिप हम करवाएंगे, बैच कर रहे हैं, बहुत अच्छा बैच रहने वाला है, सब कुछ है। आपको सुबह करंट अफेयर का टारगेट हो जाएगा, उसके बाद में पीवाईक्यूज का टारगेट रहेगा, साथ में मेंस की आंसर राइटिंग रहेगी, डेली क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, सब कुछ आपके सामने रहेगा। लाइव कॉल के थ्रू सपोर्ट मिलेगा, ऐसी वीडियो कॉल आ जाएंगे, इंस्टाग्राम पे आ जाएंगे, जहां बोलो वहां आ जाएंगे। पढ़ना आपको है, पढ़ाएंगे हम, मेहनत हम करेंगे। अब आपके पाले में बॉल है, आप चाहो तो पढ़ो, आप चाहो तो फिर आपकी मर्जी है, हमें कोई दिक्कत नहीं, हमारा काम धंधा चल रहा है और चल जाएगा, बारी है आपकी। अगर चाहते हो मैसेज करो सर को, नहीं चाहते हो दुनिया पड़ी है, एंजॉय करो, खूब खाओ पियो मौज काटो, ये है। सर कुछ कह दीजिए, और थैंक यू सो मच। कुछ कहना चाहते हो क्या? सर मैं बस यही कहना चाहूंगा, जो सीरियस एस्पिरेंट्स हैं प्लीज डीएम करें, आपको डिटेल सारी मिल जाएगी। मैं सर ने ऑलरेडी एक फ्रेमवर्क दिया, मैं भी अपनी तरफ से एक फ्रेमवर्क देना चाहूंगा कि आप अपने गोल्स को अलाइन करें, करना क्या है लाइफ में वो सोच लें और लिख लें कि ये करना है इस डेट तक और कैसे पढ़ना है। तो बाकी हम गाइडेंस हम कर देंगे कि प्रीलिम्स की तैयारी, मेंस की तैयारी, न्यूज़पेपर करंट अफेयर्स कैसे पढ़ना है, प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग, मेंस के अकॉर्डिंग, एक सब्जेक्ट कैसे पढ़ना, आंसर राइटिंग के स्टेप्स होते हैं 4 स्टेप्स, वो 4 स्टेप्स पे हम काम करेंगे। प्रेजेंटेशन, कंटेंट, बाउंसर क्वेश्चन मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, इन सब पे हम काम करेंगे। 1-to-1 सपोर्ट रहेगा, फीडबैक मैकेनिज्म डेली बेसिस पे रहेगा। तो वो सब चीजें हम प्लान ऑलरेडी कर रहे हैं और ऑलरेडी चल भी रही हैं, रिजल्ट्स भी आ रहे हैं। तो जैसे सर ने बोला कि 21 को ये सर लॉन्च कर रहे हैं, तो हम भी इंग्लिश मीडियम के लिए आगे बढ़ रहे हैं और एप्लीकेशन लिंक आप मेरे बायो में जाके देख सकते हैं, तो वो भी अभी डेवलपिंग स्टेज में, वहाँ पे भी बहुत सारी चीजें आने वाली हैं। तो उसको लॉग इन करें और जल्दी से जल्दी ग्राफ करें चीजें। और ये सब चीजें मेरी तरफ से तो मैं अपना बताता हूँ कि पेड रहेगी, फ्री नहीं होती, क्योंकि मैं फ्री नहीं करता, क्योंकि मेरे को मेरा एक अंदाजा एक्सपीरियंस रहा है कि फ्री चीजें कभी भी फ्रूटफुल नहीं सही सही सही, बिल्कुल एग्री। तो मैं वो पेड करूंगा। और जिसको भी जुड़ना है, कुछ भी डाउट्स है, क्वेश्चंस है, हमसे आगे मिले, बात करें और आगे बढ़ते हैं। फिर देखो इंग्लिश मीडियम से कोई, बिल्कुल इंग्लिश मीडियम से कोई चल रहा है, मैं कह रहा हूँ बेस्ट है कोर्सेज कि वो सर करवा रहे हैं और सर मेहनत करे, सर पेड़ है। मेरा क्या हिंदी मीडियम से, मेरा काम दूसरा कुछ है, तो इसलिए मैं फ्री में करवा रहा हूँ, क्योंकि मेरा काम ये है नहीं, मेरा काम है मेंटरशिप, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, मेरा काम कुछ और है, वो मेरा चल रहा है, आपको मिल जाएगा। और इंग्लिश मीडियम के वन ऑफ द बेस्ट है, मैंने अभी बात की थी, इनके खुद के स्टूडेंट्स को मेरे को मैसेज, अभी मैं आपको दिखा सकता हूँ, लाइव में दिखा सकता हूँ, आपको हो तो ये देखो, ये रहा कि वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट, ये देखो मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये नाम तो हाइड कर दो, ये इनके खुद के स्टूडेंट ने मेरे को मैसेज किया है, ये एडवोकेट है, ये देख सकते हो आप, इनका मैसेज अगर आपको दिख रहा हो तो, इन्होंने, आपके स्टूडेंट ने मेरे को मैसेज किया, शायद आपको दिख नहीं रहा है। जी सर, मेरे को नहीं दिखा, बताइएगा मेरे को जरूर कौन है सर। हाँ जी, देखो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने लिखा है कि मतलब इनसे बेस्ट कोई सर नहीं है, इंडीड इन, मतलब आपकी जो करियर है, आपकी जो फील्ड है, उसमें सबसे बेस्ट मेंटोर है। ये उनका खुद का रिव्यू था आपके प्रति। टेस्टिमोनियल सर मेरे पेज पे भी है बहुत सारे, आप जी स्टूडेंट्स को डाउट हो तो बोल सकते हैं टेस्टिमोनियल के लिए, तो हम सब फीडबैक्स वगैरह मिलेंगे। थैंक यू सो मच सर लाइव दिखाने के लिए। थैंक यू सो मच सर, प्रूव है मेरे पास, तो मैं तो बात करता हूँ, मैंने पहले बोला था कि मैं तो उस स्टूडेंट को रेकमेंड करूंगा, क्योंकि मेरे को, मैंने बोला भाई मेरे को पैसे वैसे चाहिए नहीं, भाई मेरे भगवान की मेहरबानी है, मेरा काम वाम चल रहा है, तो मुझे लाइफ में पैसा नहीं चाहिए, मेरे तो चल रहा है। मैंने सर को बोला था, सर बच्चों का ध्यान रखना, बच्चों का ध्यान रखोगे तो बच्चों में रिकमेंड कर दूंगा, बच्चों को बस आप ध्यान रखना, अपने खुद के भाई, छोटे भाई समझ के। मैंने इनको पूछा भाई कैसे सर है, क्या सर का व्यवहार है, तो उन्होंने बोला 1 नंबर सर है, बेस्ट सर है, आप बताओ, किसी को भी सजेस्ट कर सकते हो, तभी जाके मैं सजेस्ट करा आगे, हाँ मैं बेस्ट सर है, इसलिए मैंने लाइव में रिकॉर्ड दिखा, और मेरे पास 10 मैसेज पड़े, मैं आपको दिखा दूंगा और भी। जी सर, मुझे प्लीज भेजिएगा सर, और किसी को डाउट हो तो मेरे को बता देना, मैं सबको भेज दूंगा। बच्चों आप में से किसी को डाउट हो मेरे को मैसेज करना, मैं बैठा हूँ, बाकी सर बैठे एंजॉय करो, बाकी पढ़ते रहो आराम से। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू ओके सर, और आपने हमें टाइम दिया उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते रहने, कुछ ऊपर नीचे हुआ हो तो उसके लिए माफी, बीच में किया उसके लिए माफी। बिल्कुल थैंक यू सो मच। कुछ नहीं है, बहुत अच्छा लगा आपके प्लेटफॉर्म पे आके, आपने अच्छा इनिशिएटिव लॉन्च किया और आपने मुझे मौका दिया सबके सामने मेरी बात रखने का। थैंक यू सो मच सर, जुड़ते रहें। ओके, थैंक यू सो मच, बिल्कुल डेफिनेट, थैंक यू सो मच सर। ओके बाय एवरीवन।